Students, today we are going to discuss ISQM1 that is relating to International Standard on Quality Management 1. ठीक है, प्रीवियसली इस पे स्टैंडर्ड होता था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1. ठीक है, ये मतलब किन चीज़ों को डील करता है आज हमने ये देखना है. ये स्टैंडर्ड इज़ रेलिवेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स और रिव्यूज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज. मतलब ये स्टैंडर्ड ब्रॉडली स्पीकिंग फर्म्स पर एप्लीकेबल है. और कौन सी फर्म्स पर? क्या अकाउंटिंग फर्म्स पर भी एप्लीकेबल है? नहीं, ऐसी फर्म्स जो कि ऑडिट और रिव्यू की इंगेजमेंट्स परफॉर्म करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर और अदर रिलेटेड एश्योरेंस सर्विसेज देती हैं. ठीक है, मतलब वो ऑडिट करती हैं, वो हाफ ईयरली रिव्यूज़ करती हैं, या इसके अलावा वो सीसीजी की रिव्यू रिपोर्ट देखती हैं, और दूसरी कोई मतलब असाइनमेंट हो जिस पे कोई ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करना वो देखती हैं, तो उन फर्म्स पर ये एप्लीकेबल है. ठीक है, बेसिकली ये फर्म्स पर एप्लीकेबिलिटीज़ की इस तरह से कि ये फर्म्स को मतलब गाइड करता है कि हाउ दे आर गोइंग टू बी अ गुड ऑडिटर्स. ठीक है, मतलब उन्होंने किस तरह से अपने वर्क पेपर्स को, इन्वायरमेंट को, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है ताकि वो जो ओपिनियन इशू करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर वो मतलब ट्रू एंड फेयर हो और एक इंडिपेंडेंटली उसको दिया जाए. ठीक है, मतलब इसमें इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं कि किस तरह फर्म्स जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट अप्लाई करती हैं ताकि वो जो है ओपिनियन जो शेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इशू करें वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, मतलब वो रिलायबल हो. ठीक है, तो सबसे पहले एक दफ़ा हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं. इससे पहले ये स्टैंडर्ड होता था ISQC1. ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसका है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है, 2022 से एप्लीकेबल है ये, 15 दिसंबर 2022 से. तो न्यू स्टैंडर्ड है और होपफुली या मतलब मोस्ट प्रोबेबली आई कैप के जो क्वेश्चंस हैं आइदर दे आर फॉर कैप स्टूडेंट्स और फाइनल स्टूडेंट्स MSA1. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, डिस्कस होते हैं, टेस्ट होते हैं. और इससे पहले जो अटैम्प्ट गुजरी हैं जून 23 की और जून 24 की और दिसंबर 23 की, उसमें उन्होंने इसको टेस्ट भी किया है. ठीक है, तो बेसिकली इसके 8 एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं. द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 8 कंपोनेंट्स. पहला कंपोनेंट क्या है? फर्म्स रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. ठीक है, ये साइड पे मैंने ISQC1 भी लिखा है कि पहले इसके 6 एलिमेंट होते थे लेकिन आज 8 कंपोनेंट्स हैं, मतलब अब 8 कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने नॉलेज के लिए लिखे हैं, मैं सिर्फ इन्हीं को आपको बताता हूँ. ठीक है, पहला है फर्म्स रिस्क असेसमेंट कि फर्म्स की क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या प्रोसीजर है कि जब एक क्लाइंट उनके पास आता है कि ऑडिट कर दें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो वो उससे रिलेटेड रिस्क, मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इनहेरेंट रिस्क, ऑडिटर रिस्क. ठीक है, वो कैसे मतलब उसको डिटरमाइन करते हैं, कैसे रिस्क से रेलिवेंट जो प्रोसीजर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि रिस्क से रेलिवेंट स्टैंडर्ड है ISA 315. ठीक है, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. फिर उसके रिस्पॉन्सेज हैं जो वो ISA 330 में हैं. तो कैसे मतलब फर्म इन प्रोसीजर्स को या स्टैंडर्ड्स को अपनी डॉक्यूमेंटेशन में जो है इस्टेब्लिश करती है या इनको इसमें मतलब एप्लीकेबल करवाती है. तो क्या फर्म्स के पास डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, फर्म्स की पॉलिसीज़ क्या हैं रिस्क असेसमेंट करने की. तो ये स्टैंडर्ड बताता है कि अगर आपकी पॉलिसीज़ हैं तो ठीक है, वरना आप मतलब गाइड करता है कि आपकी ये पॉलिसीज़ होनी चाहिए. दूसरी क्या है? गवर्नेंस एंड लीडरशिप. फर्म्स के जो बड़े हैं, पार्टनर्स हैं, मैनेजिंग पार्टनर्स हैं, जो बड़े मतलब लोग हैं, वो कैसे मतलब रिस्क असेसमेंट को और लीडरशिप में क्या रोल प्ले करते हैं. ठीक है, मतलब गवर्नेंस किस टाइप की है, ये एक ब्रॉडर है. ठीक है, ब्रॉडर से मीन्स ये कि मतलब उन्होंने वो कैसे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं. ठीक है, किस तरह से टीम एलोकेशन करते हैं ताकि जब एक क्लाइंट पे टीम जाए तो उस टीम में मतलब एक मिक्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज हों. मतलब सीनियर है वो जो है उसने उसी तरह का कोई क्लाइंट पहले किया हो, या उसके पेपर्स पास हों, या वो उसके पास कॉम्पिटेंसीज हों कि वो ऑडिट जो है ना उस क्लाइंट जिस पे उसको भेज रहे हैं उसको कर सके. उसके बाद एक जो है सेमी सीनियर है उसमें भी ऐसे ही हो, करेक्टरिस्टिक हो.
फिर उसके बाद जो जूनियर हैं वो, मतलब एक हायरार्की फॉलो हो प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन की, फाइनलाइजेशन की, ठीक है। मतलब ये गवर्नेंस और लीडरशिप के रोल्स हैं, ठीक है। कि फर्म्स के अंदर जो बड़े लोग हैं वो कितना इन चीज़ों को जो है मतलब कंसीडर करते हैं, टाइम देते हैं इस पे, मतलब कितना इसके बारे में कमिटमेंट का इजहार करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो इस तरह की चीज़ें मतलब टू द पॉइंट रह के, और जो डॉक्यूमेंटेशन से रेलिवेंट प्रोसीजर्स हैं, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के जो प्रोसीजर हैं, अगर वो अच्छे तरीके से देख रहे हैं ना, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बड़ी एक्टिवली देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑडिट भी ठीक हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कि जो रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपरली फुलफ़िल हो रही हैं। लेट्स सपोज जैसे कि जिस कंपनी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं, मतलब उस उधर जो डायरेक्टर हैं वो पार्टनर की लेट्स सपोज स्पाउस हैं, ठीक है, या पार्टनर के कोई रिलेटिव्स हैं, उसके कोई पेरेंट्स हैं, उसके भाई हैं, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि अंडर कंपनीज एक्ट ऑडिटर्स की डिस्क्वालिफिकेशंस क्राइटेरियाज हैं, कि उनके ऑडिटर्स जो हैं वो हम उनका ऑडिट नहीं करते, उनकी उन कर सकते उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो इम्पेयर हो रही है। तो क्या फर्म्स जो है इस तरह की एथिकल रिक्वायरमेंट्स को देखती हैं? उसके बाद जो पार्टनर हैं वो अपनी फिड्यूशरी ड्यूटी मतलब रिलेटिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट क्लाइंट्स उसको प्रॉपरली फुलफ़िल कर रहे हैं। उसके बाद वो पार्टनर्स हैं, मतलब वो कॉम्पिटेंसी है उनके पास, वो नो डाउट होती है, मतलब वो क्वालिफाइड हैं, लेकिन क्या वो अप टू डेट भी रह रहे हैं, मतलब वो CPD आवर जिससे कहते हैं कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स, उनमें इंगेज हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मतलब ये गाइड करता है स्टैंडर्ड के फॉर्म में किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड इन स्पेसिफिक इंगेजमेंट्स, किस तरह क्लाइंट को हम एक्सेप्ट करते हैं, फॉर्मल जो डॉक्यूमेंटेशन एक इंगेजमेंट लेटर बनता है, उसके बाद उसके साथ जो रिलेशनशिप है कोशिश होती है कि कंटिन्यू रहे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट ईयर का ऑडिट भी हम ही करें, नेक्स्ट ईयर के अपॉइंटमेंट लेटर भी जो है कंसेंट लेटर वो हमें दें। ज़ाहिर बात है जब हम अच्छा काम करेंगे, क्वालिटी ऑडिट करेंगे, तो ही हमें जो है मज़ीद जो सर्विसेज हैं उनके लिए इनवाइट किया जाएगा। उसके बाद है इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। आपको ऑडिट मिल गया, ठीक है, आपने ऑडिट शुरू कर दिया फील्ड वर्क, तो हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट वेल एंड कंसिडरिंग दैट द गुड क्वालिटी ऑडिट इज़ बीइंग कंडक्टेड, ठीक है। तो ये इंगेजमेंट परफॉर्मेंस का जो कंपोनेंट है ये इंश्योर करता है कि आपने किस तरह करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मतलब आपने जो टीम भेजनी है वो प्रॉपरली स्किल्ड हो, उनके पास कॉम्पिटेंसीज हों, क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो जो हेड्स आ रहे हैं, जैसे ट्रेड डेट्स आ रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, या कोई और इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके बारे में उनके पास रेलिवेंट नॉलेज होना चाहिए। जब होगा तो ही वो उसकी वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, उसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स उससे रेलिवेंट, और इस तरह की चीज़ें मतलब जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, जिसकी बेस में हम उस पर बिल्कुल करेक्ट ओपिनियन दे सकेंगे या रीज़नेबल जो एश्योरेंस है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। उसके बाद है रिसोर्सिस, ये मतलब अडेप्ट किया है पिछले स्टैंडर्ड में, थोड़ा सा चेंज कर गया था। रिसोर्सिस से मुराद ये है कि फर्म ने जो अपने रिसोर्सिस हैं ना सिर्फ मतलब क्लाइंट के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने हैं, रिस्क असेसमेंट, गवर्नेंस पे तवज्जो देनी, साथ आजकल का जो दौर है आपको पता है कि जितने भी मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं वो ऑडिट जो मतलब कोई ना कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके स्केल ऑफ ऑपरेशंस ज़्यादा होते हैं, तो इस केस में हमें फिर अपनी ऑडिटिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको भी अमेंड करना होता है, ठीक है। मतलब हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ये बेहतर जो एविडेंस है वो ऑब्टेन करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर क्लाइंट कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो हमारे पास भी कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या हमारे जो वर्किंग पेपर्स है आइदर दे आर इन एक्सेल, दे शुड बी एट सच मतलब लेवल के होने चाहिए कि हम उसके सॉफ्टवेयर से जो डाटा हमें मिले उस पर टाइमली परफॉर्म कर सकें, एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज और इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या, कि हमारे पास एक हायरार्की होनी चाहिए, मतलब पार्टनर्स हैं, उसके बाद डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद सीनियर मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर है, मतलब डिफरेंट हो सकती है फर्म्स में हर किसी में, ठीक है। सुपरवाइज़र्स हैं, उसके बाद ट्रेनी हैं, और ट्रेनीज़ में फिर क्या है कि मतलब सीनियर्स हैं, उसके बाद सेमी सीनियर हैं, जूनियर्स हैं, ठीक है।
इस तरह की मतलब जो हायरार्की है वो फॉलो हो, ताकि एक कम्पिटेंसीज और स्किल्स के हिसाब से लोगों को काम दिया जा सके और फिर अच्छे तरीके से काम परफॉर्म भी किया जा सके। ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या है कि अगर फर्म के पास कोई ऑडिट सॉफ्टवेयर है तो प्रॉपर मतलब वो उसे कहते हैं कि लाइसेंस्ड हो, उसमें जो डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह है उनको इंश्योर किया जाए, क्योंकि क्लाइंट का डाटा अगर कुछ भी चीज़ें आउट होगी या जिसे कहते हैं कि लीक होगी तो ये बैड इंप्रेशन पड़ सकता है। ठीक है। मतलब हमारे पास एक तो लीगल जो इसे कहते हैं क्लाइंट हमारी इन्फोर्समेंट भी कर सकता है और साथ में फर्म की जो रेपुटेशन है वो भी इम्पेयर हो सकती है, डैमेज हो सकती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर हो कि हाउ द इंफॉर्मेशन इज बीइंग डिसेमिनेटेड इन द फॉर्म। ठीक है। एंड हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली द फॉर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। मतलब फॉर्म की कोई डोमेन हो, ईमेल हो, उस पर एक ही मतलब जो है चेंजेस आए, कोई लेट्स सपोज कोई रेगुलेशंस में, कोई स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आई है, तो हाउ दे आर बीइंग इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड। ठीक है। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन प्रोसेस। मतलब ये जो ऊपर हमने 7 कंपोनेंट्स पढ़े हैं कि हाउ दे आर बीइंग कंडक्टेड, हाउ दे आर बीइंग इन एप्लीकेबल, मतलब वो किस तरह अमल में है उनकी मॉनिटरिंग करें। अगर आपको वो ठीक लगते हैं तो वेल एंड गुड, अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट की कोई आपको गुंजाइश नज़र आती है देन यू कम्युनिकेट प्रॉपरली टू दी फर्म्स पर्सोनल रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अडहेरेंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड। ठीक है। तो आप उनको कम्युनिकेट करेंगे, आप जो है ना इस पर ये एक्शंस लें, इसको इस तरह होना चाहिए, इसको इस तरह होना चाहिए। तो ये मतलब मॉनिटरिंग और रेमिडिएशन प्रोसेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये स्टैंडर्ड बेसिकली अप्लाई होता है फॉर्म लेवल पे। ठीक है। फॉर्म देखें लिखा भी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर विच फॉर द फॉर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। और अदर रिलेटेड एश्योरेंस, अगर कोई अकाउंटिंग फॉर्म है उस पर ये एप्लीकेबल है स्टैंडर्ड। ठीक है। उसके बाद ये है दूसरी जो मेन चीज़ इसमें देखने वाली है वो है कि 2 चीज़ों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक होता है इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर, EQ रिव्यूअर। ठीक है। दूसरा होता है इंगेजमेंट पार्टनर। इनमें डिफरेंस क्या है? इंगेजमेंट पार्टनर तो सीधी सी बात है कि वो पार्टनर जो किसी इंगेजमेंट के ऑडिट के लिए, मतलब किसी एंटिटी के ऑडिट के लिए अपॉइंट हुए। ठीक है। फर्म अपॉइंट होती है, उसके बाद पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन हो जाती है कि ये पार्टनर जो है ना इंगेजमेंट लेटर साइन जो करते हैं कि ये पार्टनर ऑडिट करेगा, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में नाम इनका जाएगा। ठीक है। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट्स सपोज ये बेस्ट वे कंपनी है, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, या इसकी देख लेते हैं इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड की। अब देखिए फर्म अपॉइंट होगी एफ फर्गूसन। ठीक है। लेकिन जो इंगेजमेंट पार्टनर है वो कौन है? द इंगेजमेंट पार्टनर ऑन द ऑडिट रिजल्टिंग इन दिस इंडिपेंडेंस रिपोर्ट्स इज़ सैयद मोहम्मद हसनैन। ठीक है। हसनैन साहब इनके ऑडिटर्स हैं जी, इंगेजमेंट पार्टनर है। अब देखिए ऑडिट रिपोर्ट है, फर्म के लेटर हेड पे है, लेकिन आखिर में लिख रहे हैं कि ऑडिट किसने किया, मतलब रिस्पॉन्सिबल्स कौन है? इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो वो ये पार्टनर है। ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की है कि आपने लिस्टेड कंपनीज के केस में इंगेजमेंट पार्टनर का नाम ज़रूर लिखना है। ठीक है। अब तो प्राइवेट जिस मतलब जो है प्राइवेट है, लार्ज साइज़, मीडियम साइज़, सब पर ये SCCP ने ये एप्लीकेबल किया हुआ है कि वो इंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहे थे हम? इंगेजमेंट पार्टनर ये हो गया कि जो मतलब ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिट रिपोर्ट जिसने साइन करनी है। अब जो इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर होता है वो होते हैं कि जब एक बंदे ने ऑडिट परफॉर्म कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपनी रिपोर्ट इशू करने लगे हैं, तो कुछ एस्टीमेट्स और जजमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब जो सिर्फ आपको पता है ना कि एक चीज़ को सिर्फ एक बंदा देखे ना तो वो उसको मतलब ठीक है उसने बड़े अच्छे तरीके से देखी हैं चीज़ें, लेकिन स्टिल देयर आर चांसेस दैट मतलब कुछ एस्टीमेट्स, कुछ जजमेंट्स होते हैं कि अगर कोई दूसरा बंदा उनको देखो तो शायद वो कुछ और ओपिनियन दे उन पर। ठीक है। तो इस केस में स्टैंडर्ड हमें कहते हैं कि आप जो है अपना एक दफ़ा इंगेजमेंट जो परफॉर्म किया है ना उसका EQ रिव्यू करवाएं। ठीक है। रिव्यू करवाएं, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाएं। ठीक है। अब वो जो बंदा करेगा वो भी फर्म से कोई ना कोई पार्टनर होता है। ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं,
और वो करते हैं, लेकिन वो इंगेजमेंट पार्टनर से अलग कोई बंदा होता है, ठीक है। और वो फिर जो भी मतलब एस्टिमेट्स जजमेंट्स हों उनको वो देखते हैं, इवेलुएट करते हैं, अगर उसे ठीक लगे तो ठीक है, वरना वो जो पार्टनर है इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल है, वो इंगेजमेंट पार्टनर से बात करता है, कहते हैं कि आपने इस पे इस तरह मतलब इस एरिया को किया हुआ है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बनता है, ये दोनों उसको बैठ के टाई अप कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि क्वालिटी इंश्योर्स होती है कि सिर्फ एक ही बंदा देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इंगेजमेंट पार्टनर की है, लेकिन जो उसने ओपिनियन दिया है, एक दफ़ा अगर वो दूसरे पार्टनर से, क्वालिफाइड पर्सन से, जिसने कि ऑडिट नहीं किया लेकिन बस उसको वो कंक्लूजन्स वगैरह दिखा ले कि मैं इसको ये देने जा रहा हूँ, तो क्या वो भी उसी में एग्री है कि हाँ ठीक है आप ठीक देने जा रहे हो, इससे एक एश्योरेंस मिलती है, ठीक है, और जो क्वालिटी है वो इंश्योर होती है। अच्छा जी, ये हो गया इंगेजमेंट रिव्यूअर में और इंगेजमेंट पार्टनर में ये डिफरेंस है। तो दूसरा ये जो इंगेजमेंट पार्टनर दूसरा होता है ना, जो ये देखता है इंगेजमेंट को रिव्यू करते हैं, उस पर एक अलग स्टैंडर्ड है, ISQM 2, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट 2। इंशाल्लाह इससे वेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी स्टैंडर्ड की है कि ऑडिट किसी और ने किया है, लेकिन मैं रिव्यूअर अपॉइंट हुआ, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैंने कैसे इसको इंश्योर करना है कि जो एस्टिमेट्स, जजमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ठीक है, कंक्लूजन्स जो इंगेजमेंट पार्टनर जिन पर पहुँचे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये सारे काम मैंने ऑडिटर्स रिपोर्ट साइन होने से पहले करने हैं, ठीक है, ताकि देखें ना, अगर ऑडिट रिपोर्ट ही साइन होगी तो फिर मेरा बाद में काम करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। जैसे 30 अगस्त को ये साइन हुई है ना रिपोर्ट, मोहम्मद हसनैन साहब ने की है, तो जो इनके इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर होंगे, जो कोई और पार्टनर होंगे, मोस्ट प्रोबेबली क्या हो गई वही स्टैंडर्ड, क्योंकि कहते हैं कि दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो उन्होंने भी 30 अगस्त तक अपने डॉक्यूमेंट्स इससे पहले कंप्लीट कर लिए होंगे। ये नहीं है कि अब उसको रिपोर्ट एक दफ़ा इशू कर दी है उसके बाद किसी को दिखाने जा रहे हैं कि ये देखें हमने क्या सही की है, नहीं, इससे पहले आपने कंप्लीट करने होते हैं प्रोसीजर्स। अच्छा जी, अब हम स्टैंडर्ड पे आते हैं डायरेक्ट कि स्टैंडर्ड क्या कहता है। स्टैंडर्ड मैंने हाईलाइट किया हुआ है, होपफुली आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। मोस्टली जो कैफ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स ज़्यादा रिकमेंड नहीं किए जाते, लेकिन वो नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। तो कैफ के लिए तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आई थिंक मोर देन एनफ हैं, या वो एक दफ़ा स्टैंडर्ड को भी गो थ्रू कर लें, ताकि पेपर्स में या किसी में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जब उन्होंने परेशानी क्रिएट कर सकें या मुश्किल हो, तो हम उनको फ़ौरन जो है रिजॉल्व कर सकें। स्कोप क्या है जी? दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन क्वालिटी मैनेजमेंट डील विद द फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेट अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर ऑडिट और रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फर्म लेवल पर एप्लीकेबल है, कैसे फर्म इंश्योर करती है अपने क्वालिटी को, ये स्टैंडर्ड बेसिकली उस पर है, ठीक है। उसके इसका स्कोप मतलब ये है। उसके बाद है दिस ISQM deals with the firm's responsibility to establish policies or procedures addressing the engagements that are required to be subject engagement quality reviews। मतलब ये स्टैंडर्ड उन इंगेजमेंट्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, मतलब फर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़ुमरे में ज़्यादा एप्लीकेबल है कि जिनका इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू होना होता है। देखें ना, एक फर्म ने किसी कंपनी को ऑडिट किया ना, तो वो लेट्स सपोज वो स्मॉल साइज़ है, तो बस एक पार्टनर ने चीज़ें देख ली हैं, वो गुड है, मतलब जो इंगेजमेंट पार्टनर। अब हम किसी और पार्टनर को नहीं बुलाएंगे, ठीक है, कि आप ये देख लें, अनलेस अनटिल कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो, मतलब कोई उसमें बड़ी टेक्निकल हो या जजमेंटल चीज़ हो तो बेशक, वरना नहीं। स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है कि आपने 3 किस्म के जो एंटिटीज़ हैं उनका करना होता है इंगेजमेंट रिव्यू, ठीक है, मतलब कोई दूसरा पार्टनर इन्वॉल्व करना होता है। वो कौन सी हैं? एक तो लिस्टेड कंपनी जितनी भी हैं इनके लिए हमने दूसरा पार्टनर लाजमी इन्वॉल्व करना होता है। दूसरा है कोई PICs, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट, या जिसको लॉ कह दे कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं, जैसे कि शुगर सेक्टर में अब SECP ने कहा हुआ है कि अंडर 3rd स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट कि जो भी कंपनीज शुगर की सेल और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं दे आर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, ठीक है। तो उस केस में हम उसके लिए इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर से उसको भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। या दूसरी मतलब हमें खुद फर्म की एज़ पर फर्म अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर में लगे कि ये जो मैंने इंगेजमेंट फॉर्म परफॉर्म की है, ठीक है, ये लिस्टेड क्लाइंट नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें ये बड़ी जजमेंटल चीज़ थी, ये एरिया जो था ना मेरे से मतलब शायद
जो है सही ना दे, क्योंकि मैं इस एरिया का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं, तो इसके लिए भी वो दूसरे पार्टनर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये स्टैंडर्ड के इसके वो हैं कंपोनेंट्स हैं कि आ सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एड्रेस द फॉलोइंग 8 कंपोनेंट्स। ये वही कंपोनेंट्स हैं जो अभी हम पढ़ गए हैं। फर्म्स रिस्क असेसमेंट, गवर्नेंस एंड लीडरशिप, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड द मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन प्रोसेस। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया आप इनको पढ़ लीजिएगा कि दिस आईसीएम रिक्वायर्स द फर्म टू अप्लाई अ रिस्क बेस्ड अप्रोच। ठीक है, रिस्क बेस्ड अप्रोच लगानी है, मतलब देखें ना क्लाइंट है, इतने बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम उनको एक एक चीज़ तो नहीं देख सकते ना, बिल्कुल मतलब सब्सटैंटिव और सीरीज परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके इसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग के टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ठीक है, हम मतलब ये चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी वर्किंग पेपर इस तरह से बेटरली डिज़ाइन हो कि जो रिस्की एरियाज़ हैं हम उन पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, ताकि उनको हम ठीक करवा सकें। उसके बाद ये है दिस ISQM रिक्वायर दैट एट लीस्ट एनुअली द इंडिविजुअल असाइंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फॉर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इवेलुएट द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, एक फर्म जो है ना किसी बंदे को अपॉइंट करेगी, मोस्ट इंगेजमेंट मैनेजमेंट पार्टनर्स जो होते हैं, जो मैनेज कर रहे होते हैं पूरी फर्म को, एक ऑफिस को, कि आपने जो है ना क्वालिटी को इंश्योर करना है और एट लीस्ट साल में एक दफ़ा इवेलुएट ज़रूर करना है अपने सिस्टम को कि वो ठीक है नहीं है, उसमें किन इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी। अथॉरिटी इफेक्टिव डेट है कि स्टैंडर्ड 15 दिसंबर 2022 से एप्लीकेबल है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव वही है कि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिज़ाइन करें, इम्प्लीमेंट करें क्वालिटी रेलिवेंट से प्रोसीजर्स, क्वालिटी कंट्रोल से रेलिवेंट प्रोसीजर, और उसके जो पर्सोनल हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से फुलफ़िल कर रहे हो। ठीक है, और जो हम ऑडिट रिपोर्ट, इंगेजमेंट रिपोर्ट इशू करें वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि देखें ना ये प्रोसीजर्स जो हैं ये अगर इफ़ेक्टिवली फॉलो हो गए तो इसका मतलब है कि जो हम ओपिनियन देंगे मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा ही ऐसे, वो भी बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद ये जो कंपोनेंट्स हैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन किया गया है कि अप्लाइंग एंड कंप्लाइंग विद दी रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने कैसे उसको वो करना है। ठीक है, मतलब फर्म्स के डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि अगर जो है फर्म की जो स्पाउस अगर कहीं डायरेक्टर हुई तो हम उधर वो नहीं करेंगे, मतलब एक चेकलिस्ट होगी, जब एक नया क्लाइंट आए हम उसको एक्सेप्ट करने लगें, या ड्यूरिंग द ऑडिट भी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे देखें ना क्लाइंट हमें डाटा जब देते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करना। ठीक है, जो कंपेटिटर्स वगैरह हैं ये वो इस तरह के, मतलब इंसाइडर्स का जो रोल होता है ना हमारा, क्योंकि हम भी इंसाइडर्स होते हैं तो हमने कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं बाहर आउट करनी कि जिससे क्लाइंट की जो है वो मतलब रेपुटेशन ख़राब हो या पब्लिक इंटरेस्ट में हम जो काम कर रहे होते हैं वो ख़राब हो। जैसे लेट्स सपोज हम ऑडिट करने गए, हमें पता चला कि क्लाइंट जो है ना बहुत जल्द जो है ना वो अपने ऑपरेशंस को बंद करने लगे। ठीक है, मतलब कोई जो उसकी वो है ना ब्रांच है उसका वो शट डाउन करने लगे हैं। अब क्लाइंट का शेयर उस टाइम पे अगर 100 रुपीज़ का था तो ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ आपको पता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब वो ब्रांच बंद कर देंगे तो उनके बिज़नेस से बड़े इम्पैक्ट्स आएंगे ये वो, तो जिससे क्या होगा कि शेयर की प्राइस जो है कम हो जाएगी। अब आपने किसी बंदे को ये बात आउट कर दी, अब वो बंदा उसने क्या किया, आज तो 100 रुपये का है, कल को ये 80 रुपये का ना चला जाए, मुझे तो पर शेयर 20 रुपये का लॉस हो जाएगा। वो क्या करते हैं, वो सारे शेयर बेच देते हैं। ठीक है, अब देखिए ना एक बंदा जो बेच रहा है कोई ना कोई खरीद भी तो रहा होगा ना, मतलब एक बंदे का फ़ायदा दूसरे का ही तो नुकसान है। स्टॉक मार्केट में यही तो चीज़ें चल रही होती हैं। अब जिसने बेचारे ने ख़रीदा उसका क्या कसूर है जी। ठीक 3-4 दिन के बाद पता चला है कि वाकई जी उन्होंने वो ब्रांच थी वो बंद कर दी है, शट डाउन कर दी, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस 80 रुपये आ गई। अब वो जिसने ख़रीदा था वो उसको बेचारे को मतलब वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह होगा कि सिर्फ 2-3 दिन के बाद ही इतना मसला हो जाएगा। ठीक है, जिसने बेचा है पता उसको भी ना होता, वो तो आपने इन्फॉर्मेशन आउट कर दी है, मतलब आपने एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं किया। ठीक है, तो फर्म्स में अपने फर्म्स लेवल पे ये प्रोसीजर्स होते हैं कि हमने क्लाइंट्स की जिस पे जाते हैं ऑडिट करने के लिए उसके शेयर नहीं ख़रीदने। ठीक है,
अपने फैमिली मेम्बर्स में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज़ नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट का, ठीक है। मतलब क्या कि देखो सिस्टम तभी होता है ना कि जब किसी हम सीनियर बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दें, ठीक है। उसके बाद जो जूनियर हैं वो उसके नीचे काम करें, और वो हर साल जो एक सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था, हर साल या फ्रीक्वेंटली मतलब रेगुलरली उस सिस्टम को इवेलुएट करे, और उसमें अगर उसे लगे कि कोई चेंजेस या कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो वो उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए, ठीक है। द फर्म शैल असाइन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट टू द फर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द मैनेजिंग पार्टनर, ठीक है। अब बाकी चीज़ें ये आपने पढ़ने वाली हैं सारी। उसके बाद इन असाइनिंग द रोल, जब आप रोल असाइन करने तो देख ले हैज़ द अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस नॉलेज इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी विद इन द फर्म एंड सफिशेंट टाइम टू फिल फॉर देयर असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जिस बंदे को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कोई बहुत ही ज़्यादा कोई मसरूफ़ बंदा तो नहीं है, मतलब ठीक है मसरूफियत होती है लेकिन उसके पास इतना टाइम ज़रूर हो कि फर्म की क्वालिटी को भी टाइम दे सके, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को भी। उसके बाद है फॉर्म रिस्क असेसमेंट। फॉर्म के क्या प्रोसीजर्स हैं और क्या उन्होंने एक रिस्क असेसमेंट की पॉलिसी इस्टेब्लिश की हुई है कि जिससे कोई भी अगर रिस्क होता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद उसके थ्रेड्स को इवेलुएट कर सकें और प्रॉपरली जो सेफ गार्ड्स हैं वो हम डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। तो ये आपसे पढ़ने की चीज़ें हैं आपको, मतलब मेन क्रक्स मैंने बता दिया कि क्या स्टैंडर्ड है, क्या इसकी डोमेन्स हैं, क्या इसके क्राइटेरियाज हैं, क्या स्कोप है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है इनको। और ये मोस्टली स्टैंडर्ड वो लोग जो कि प्रैक्टिस में आना चाहते हैं या अपनी फॉर्म बनाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो कैसे आपने क्वालिटी को इंश्योर करना है, बस बाकी आपने इसको एक रीडिंग ज़रूर देनी है। गवर्नेंस एंड लीडरशिप, फिर वही बात है कि जो फर्म है वो डिमोन्स्ट्रेट करे कमिटमेंट टू क्वालिटी थ्रू अ कल्चर दैट एग्जिस्ट्स, ठीक है। मतलब उनके कल्चर में क्वालिटी कमिटमेंट होनी चाहिए। कल्चर में क्वालिटी कमिटमेंट का मतलब क्या कि कोई भी अगर कोई इस तरह का पॉइंट नज़र आता है किसी क्लाइंट पे तो फ़ौरन उससे रेलिवेंट हम प्रोसीजर परफॉर्म करें, उसको रिजोल्व करें। अगर कोई भी हमें ब्रीच ऑफ क्वालिटी कोई नज़र आती है तो हम फ़ौरन इसको ठीक करें, ठीक है। मतलब एक कल्चर होना चाहिए, एक कल्चर हो कि अगर कोई भी इशू या किसी भी क्लाइंट पे कोई भी पॉइंट नज़र आता है कि जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है या क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका इम्पैक्ट है, कोई मटेरियल इम्पैक्ट है, तो हम फ़ौरन फर्म में बताएं उसको, मतलब हैंडल करके ना रखें, छुपा कर ना रखें, बताएं उसको और हम उस पर प्रॉपर जो है एक्शन लें। रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट वही है कि आपने जो है ना एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। अंडरस्टैंड द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट टू द विच द फर्म एंड द फर्म एंगेजमेंट्स आर सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब देखें ना जो स्मॉल साइज़ कंपनी है उस पर एथिकल रिक्वायरमेंट तो ठीक है सेम ही है, मतलब लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है लिस्टेड है उसमें ज़्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं और दूसरा उसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। और आपको पता है ना कि जब पब्लिक का पैसा किसी जगह इन्वॉल्व हो जाए ना तो बड़े चांसेस होते हैं, पब्लिक का और गवर्नमेंट का बड़े चांसेस होते हैं कि उसमें जो है ना मिसमैनेजमेंट हो, इरेगुलरिटीज़ हों, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमने वो करने के लिए ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड अबाउट द नेचर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंगेजमेंट एंड द इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू ऑफ क्लाइंट। पहली बात है जब हम एक दफ़ा क्लाइंट करते हैं तो उनकी इंटेग्रिटी एथिकल वैल्यूज़ का पता चल जाता है और वो हम नेक्स्ट ऑडिट के लिए मतलब वो रिकॉर्ड रखते हैं कि ठीक है अगर क्लाइंट ने पिछले ऑडिट पे तंग किया था या कोई मतलब इश्यूज़ आए थे तो नेक्स्ट ऑडिट पे हम कोशिश करते हैं कि वो ना आए, या अगर आए तो फिर हम थर्ड जो ऑडिट उस पर कोशिश होती है कि उसको ऑडिट ना करें। फिर मतलब देखें ना फर्म की रेपुटेशन तो डैमेज नहीं करवानी ना, ठीक है। उसके बाद है इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, आपने परफॉर्म जब करनी है इंगेजमेंट तो अंडरस्टैंड इंगेजमेंट टीम अंडरस्टैंड एंड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन मतलब नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन दें वो आप उनको जब ऑडिट के लिए जाएं, ठीक है। ये कैसे होगा, ये तभी होगा ना जब आपके पास हायरार्की ऑफ स्टाफ होगा, स्टाफ के पास कम्पिटेंसीज होंगी, ठीक है, ताकि वो अपने से रेलिवेंट जो एरियाज़ हैं उसको प्रॉपरली फुलफ़िल कर सकें, उससे रेलिवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो कर सकें, ठीक है। अब देखें ना एक जूनियर लड़का है उसको सीनियर लेवल का काम दे देंगे आप
ठीक है। लेट्स सपोज एक जूनियर है, उसको भी 6 मंथ हुए हैं फॉर्म आए हुए, और उसको आप कह रहे हैं कि ठीक है जो इन्वेस्टमेंट्स हैं क्लाइंट की, ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट्स जो है इसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव भी शामिल है, उसके बाद ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे हैं आप इसको, और इसमें जो है ना कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में आप इस एरिया को करो। अब जो बंदा 6 महीने पहले आया वो कैसे उस एरिया को करेगा? अगर वो करे भी गा, ठीक है, वो किसी तरह मतलब कर भी लेता है, तो बहुत रेयर चांस है कि वो सही तरीके से रीज़नेबल कंक्लूजन पे पहुँचे, मतलब ठीक है। तो हम कोशिश होती है कि इस तरह के एरियाज़ उन्हीं लड़कों को, मतलब उन्हीं टीम मेंबर्स को दी जाए जो कि इसको प्रॉपरली जो है वो करें, मतलब फुलफ़िल या उसको वो कर सकें, परफॉर्म कर सकें, ठीक है। उसके बाद है जी इंगेजमेंट टीम एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। प्रोफेशनल जजमेंट ज़ाहिर बात है, ये तो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और प्रोफेशनल जजमेंट को मेंटेन रखना है। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो हमें उसको रिजोल्व करना है, ठीक है, टाइमली बेसिस पे रिजोल्व करना है। अपनी इंगेजमेंट की जो फाइल है उसको टाइमली बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, मतलब अपना वर्क पेपर्स वगैरह ओपिनियन से पहले पहले, क्योंकि बाद में जब एक दफ़ा रिपोर्ट इशू हो जाए फिर तो क्लाइंट ने आपको डाटा नहीं देना ना, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज क्या हैं जी? ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सनल आर हायर डेवलप एंड रिटेन्ड एंड हैव कम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज़। अब देखिए ना, जो फॉर्म होती है ना, उसमें आपको पता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका स्टाफ ही होता है, कि हाउ मच या इज़ मतलब हाउ मच द स्टाफ इज़ ट्रेंड, हैविंग नॉलेज ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल मतलब स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, किस तरह बेहतर उनके पास नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद वो कहना है कि इंडिविजुअल कई दफ़ा ऐसे होता है कि ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, ये होता है मोस्टली जो PwC KPMG बड़ी फर्म्स हैं उनमें, बिग 4 वगैरह में, बिग 3 में, कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे जो ऑफिस में स्टाफ होता है वो दूसरे इंगेजमेंट्स पर होते हैं, तो जो दूसरे कंट्री से वो हम ना उनको सेकंडमेंट पे बुला लेते हैं, जैसे कि UAE वगैरह में जब ऑडिट सीजन स्टार्ट होता है तो पाकिस्तान से काफ़ी लड़के फॉर्म वगैरह के चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में नहीं चल रहा होता तो हम उनको सेकंडमेंट कर देते हैं उनकी। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। टेक्नोलॉजिकल यही है कि फॉर्म के प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज होने चाहिए, ऑब्टेन डेवलप इम्प्लीमेंटेड मेंटेन हो फॉर्म के सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज क्या हैं जी? यही कि मतलब आपने कोई लीगल और एप्लीकेबल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करना है, एंड क्या है, अप्रोप्रिएट इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड और डेवलप्ड इम्प्लीमेंटेड मेंटेन्ड एंड यूज्ड टू इनेबल ऑपरेशन ऑफ द फॉर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी इंगेजमेंट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज मतलब देखें ना, मैं आपको बताता हूँ इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज के, हम उसमें जाते हैं एप्लीकेशन गाइडेंस में, पैरा 102 104, ताकि आपको स्टैंडर्ड से ही समझ आए। 102 104 102, ये जी इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। Intellectual resources include the information the firm uses to enable the operation of the system of the quality management and promote consistency in the performance of engagement, ठीक है। वो क्या है कि written policies और procedures, methodologies, industry और subject specific matter guides, ठीक है, मतलब फर्म की अपनी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं वो, ठीक है, आपने वो होने चाहिए आपके पास, ताकि जब भी आप ऑडिट करें कंप्लीट तो आप अपने मेथडोलॉजी प्रोसीजर पॉलिसीज़ को फुलफ़िल करें, ठीक है। जैसे ECL का मॉडल है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ये हर फर्म का अपना है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड गाइडेंस दे देते हैं लेकिन फर्म्स ने अपने हिसाब से इसको थोड़ा जो है ना अमेंड किया हुआ है। तो ये इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं जी। उसके बाद है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर यही कि जैसे लेट्स सपोज अगर कोई हमने कि सॉफ्टवेयर ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे हमने वो डोमेन ली हुई है, मतलब उस पर स्पेस ली हुई है, सर्वर स्पेस ली हुई है, ठीक है, या जो नेटवर्क प्रोवाइडर सर्विसेज हैं, ठीक है, तो इस केस में जो है मतलब हम जो क्लाइंट का डाटा होगा वो सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर रहे होते हैं,
तो कैसे हम इंश्योर करते हैं कि वो डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच नहीं होगी, मतलब उसकी, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है वो कितना सिक्योर है, इस तरह की चीज़ों को जो है ना हमें देखनी होती है। सर्विस प्रोवाइडर्स की जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है, वो मैंने आपको बता दिया कि हाउ, मतलब ये डिपेंड करता है कि कल्चर क्या है फॉर्म में इंफॉर्मेशन की और जो उससे रेलिवेंट कम्युनिकेशन है उसको डिसेमिनेट करने का, ठीक है। द कल्चर ऑफ द फर्म recognize एंड reinforce द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सनल टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है द फर्म obtain at least annually a documented confirmation of compliance with the independence requirement from all personnel। आपने देखा होगा जो मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं लड़के उनको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा कि फर्म में हर साल जो है ना आपसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको उसको ज़रूर पढ़ के करना चाहिए, तो उसको आप पढ़ेंगे तो वो इसमें यही चीज़ें लिखी होती हैं कि मेरे पास कोई शेयर नहीं है, मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया, मेरे पास जो कंप्लाइंट करने जाते हैं उधर मेरे कोई मतलब रिलेटिव्स नहीं है, क्लोज़ रिलेटिव्स नहीं है, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है जी द फर्म इस्टेब्लिश पॉलिसी और प्रोसीजर दैट एड्रेस इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूज़ इन अकॉर्डेंस विद द ISQM2। यह भी हमने पढ़ना है, ठीक है, कि मतलब जब हम किसी और पार्टनर को क्वालिटी इंगेजमेंट के रिव्यू के लिए कंसल्ट करते हैं तो वो किन एंटिटीज़ के ऑडिट के लिए करते हैं। फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़, मतलब तमाम लिस्टेड कंपनी को ऑडिट के लिए आप करते हैं। ऑडिटर्स अदर इंगेजमेंट फॉर विच एन इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू इज़ रिक्वायर्ड बाई लॉ रेगुलेशन, ठीक है। या जिसको लॉ ने कहा है कि जनाब आपने इसका जो है ना इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू भी करना है, तो उस केस में भी हम उसको कंसल्ट करेंगे। या क्या है ऑडिट और अदर इंगेजमेंट फॉर विच द फर्म डिटरमाइंस दैट एन इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू इज़ एन अप्रोप्रिएट, ठीक है, कि जो हमें रिस्क थे तो उनसे लगता है कि हमें इसका बेशक ये लिस्टेड नहीं है, बेशक लॉ रेगुलेशन रिक्वायर नहीं करे, लेकिन स्टिल इफ़ द फर्म डिटरमाइंस दैट इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू शुड बी कंडक्टेड देन यू शुड गो फॉर द रिव्यू। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जो इसका मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन प्रोसेस। ये जो ओवरऑल सिस्टम है क्वालिटी मैनेजमेंट का, आपने इसको मॉनिटर करना है। मतलब ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने कंट्रोल को इस्टेब्लिश कर दिया देन ओके जी ठीक है कंट्रोल इस्टेब्लिश, नहीं, आपने इसको मॉनिटर करना है टाइमली बेसिस पे। और अगर आपको इसमें कोई डेफिशिएंसीज या इम्प्रूवमेंट्स एरियाज नज़र आएँ देन यू आर गोइंग टू मतलब इम्प्लीमेंट द बेटर ऑप्शंस, ठीक है, मतलब आप इसको ठीक करेंगे फिर। उसके बाद है डिज़ाइन एंड परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग एक्टिविटी। फिर वही है कि जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है उसने मॉनिटरिंग एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है और उनको रेगुलरली रिव्यू करना है। उसके बाद द फर्म एस्टेब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर दैट रिक्वायर इंडिविजुअल परफॉर्म ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग एक्टिविटी हैव द कॉम्पिटेंसी। सारी बात है जिन बंदों को आप इस तरह के बड़े रोल्स दे रहे हैं उनके पास कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इवेल्युएटिंग फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग डेफिशिएंसीज। अगर आप कोई फाइंडिंग डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करते हैं तो आपने उसको रूट कॉजेज़ को इन्वेस्टिगेट करना है। इनकी इन्वेस्टिगेटिंग द रूट कॉजेज़ में ये कैसे आए हैं और इनको कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। रिस्पॉन्स देना है आपने, रिस्पॉन्सिट रिस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज, मतलब अपने वर्क पेपर को बेहतर करें, अपने कंट्रोल्स को बेहतर करें, ठीक है, या जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग अरेंज करें, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। उसके बाद है नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स और नेटवर्क सर्विसेज, ठीक है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि तो स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि जैसे नेटवर्क फॉर्म में बड़ी जैसे सपोज PWC नेटवर्क है, KPMG नेटवर्क है, अब इनकी जैसे पाकिस्तान में ऑफिस है, इनकी ऑफिस एफिलिएशन है, मतलब ये स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करते हैं और फिर जो इनकी अपनी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है कि ये पूरा जो नेटवर्क है ये कैसे जो है क्वालिटी मैनेजमेंट से रेलिवेंट सर्विसेज को, क्वालिटी कंट्रोल्स को इंश्योर करते हैं, तो हमने उनको भी फुलफ़िल करना होता है। अब वो जो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना वो मोर और लेस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ही होती हैं, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड की ज़्यादा ब्रॉडर होती हैं, उनकी टू द पॉइंट या स्पेसिफिक कुछ इंगेजमेंट स्पेसिफिक भी हो सकती हैं, तो आपने उनको भी जो है फुलफ़िल करना होता है, उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि
द फॉर्म्स रिमेन रिस्पॉन्सिबल। ये नहीं है कि भाई एक फॉर्म है जो वो कहते हैं कि मैं IUSQ में अप्लाई नहीं करती, मैं तो मेरी तो बाहर जो है नेटवर्क फॉर्म है जो मेन है, उन्होंने हमें बताया हुआ कि इस तरह क्वालिटी इंश्योर करनी है तो हमने कर लिया। नहीं, आपने ये लाजमी स्टैंडर्ड अप्लाई करना है, वो एडिशनल है, वो आप ठीक है आप करें। उसके बाद है जी मॉनिटरिंग एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द नेटवर्क ऑन द फॉर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब जो नेटवर्क है वो भी आपकी क्वालिटी सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, कोई उसमें लिखा भी हो फ्रीक्वेंसी की एटलीस्ट एनुअली आपने लाजमी वो करना है इसको, कम अज़ कम एनुअली, ज़्यादा भी कर सकते हैं आप लेकिन एनुअली लाजमी। ठीक है, और अगर कोई डेफिशिएंसी या कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आए तो उसको कम्युनिकेट करना है, उसको ठीक करना है। ये जी ये स्टैंडर्ड था। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इसकी क्या है कि द फर्म शैल प्रीपेयर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, कि कैसे फर्म जो है ना क्वालिटी मैनेजमेंट को इंश्योर करती है। ठीक है, कि टू सपोर्ट अस कंसिस्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ पर्सोनल, सपोज दैट कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द रिस्पॉन्सेज। मतलब हमने इसको प्रॉपर अप्लाई किया है और अगर कोई डेफिशिएंसी आई है तो हमने इसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। तो अगर कोई रिस्क आए तो हम कैसे उसको एड्रेस करते हैं, कैसे उनको इंश्योर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी। दूसरा लिखा हुआ है कि द फर्म शैल एस्टेब्लिश अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर द रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट की जो डॉक्यूमेंटेशन है ये फर्म के स्टैंडर्ड, मतलब इस पर कोई टाइम नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं फर्म को ही कह रहे हैं कि आपने कोई टाइम पीरियड वगैरह है वो डिसाइड करना है कि कितने अरसे बाद हम जो है अपने सिस्टम को रिव्यू किया करेंगे, उस पर जो है ना इवेलुएट करेंगे, अगर कोई डेफिशिएंसी नज़र आए तो हम इसको ठीक करेंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड था बड़े इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने कोशिश की है कि आपको स्टैंडर्ड से भी वेट करवा दिया जाए। बाकी चीज़ें हैं ये आपके नॉलेज के लिए और बहुत ज़रूरी है इनको पढ़ना। ठीक है, एप्लीकेशन गाइडेंस को भी, मतलब एक बार आपने ऊपर से पढ़ा और आपको नज़र समझ नहीं आया तो आप जाके उसकी एप्लीकेशन गाइडेंस लाजमी रेफ़र करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ISQM2 डिस्कस कर रहे होंगे। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो किस लिए है कि आपने ये क्वालिटी के सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, उसके बाद कुछ क्लाइंट्स हैं जो लिस्टेड हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट हैं और उसमें बड़े एरियाज़ हैं जो कि एस्टिमेशन, जजमेंट्स, कंक्लूजन्स इन्वॉल्व हैं जिनमें, तो आप सिर्फ अपने पे रिलाई, मतलब ठीक है आपने अच्छा काम किया हुआ लेकिन आप किसी सेकंड ओपिनियन भी ले रहे थे, किसी मतलब जो है क्वालिफाइड बंदे का, जो कि फॉर्म में से होता है जो क्वालिटी को इंश्योर करते हैं उसका। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रेलिवेंट है, वो हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दी इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।